हाँ, तो क्लास 11th के बच्चों, ये आपका इंग्लिश का बुक है। इंग्लिश बुक का नाम है हॉर्नबिल। हॉर्नबिल का ये सेकेंड लेसन है। लेसन का नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टूगेदर। तो सबसे पहले आप देख रहे हो कि लेसन का बहुत ही छोटा सा नाम होता है। ये तो बिल्कुल एक सेंटेंस लग रहा है। तो देख लो, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई मतलब हुआ हम लोग मरने से नहीं डरते हैं। इफ वी कैन ऑल बी टूगेदर, अगर हम सब एक साथ हैं तो बच्चों, मैं पहले ही आपको बता दूं, ये स्टोरी एक छोटे से फैमिली की है। वो फैमिली जो चाहती है कि पूरी दुनिया का हम चक्कर लगाएं और समुद्री रास्ते से पृथ्वी का एक गोल चक्कर लगाएं। उसके लिए वो बहुत ज़्यादा तैयारी करते हैं, लेकिन बीच में समुद्र में ये एक दिन बहुत ही बुरे तूफान में फंस जाते हैं। और उस तूफान में फंसने पर उनका जो बेटी बेटा छोटे छोटे हैं, वो सब कौन से वक्तव्य देते हैं, क्या बातें करते हैं, इनके बारे में हैं। तो आइए हम स्टोरी को शुरू करते हैं। इसके राइटर हैं गॉर्डन कुक। गॉर्डन कुक ने खुद ही अपनी कहानी को लिखे हैं, उन्होंने जो किया था या जो देखा था। शुरू होता है कहानी इन जुलाई 1976। जुलाई को 1976 को माय वाइफ मैरी, मेरी पत्नी मैरी, सन जोनाथन और मेरा बेटा जोनाथन जो 6 साल का मात्र है, डॉटर सुजैन जो 7 ईयर्स की है, 7 साल की है, एंड आई सेट सेल फ्रॉम प्लेमाउथ इंग्लैंड। और हमने अपने सेल को, यानी कि सेल बोलते हैं एक नाव के ऊपर जो त्रिपाल डाल देते हैं, उसको इंग्लैंड के प्लेमाउथ से हमने शुरू किया। हमने सोचा था मैं एक डुप्लीकेट राउंड द वर्ल्ड वॉयज करूंगा, यानी कि पूरी दुनिया को घूमूंगा समुद्री रास्ते से, जो कि 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने ये काम किया था। और उसके बाद मैं सेकंड व्यक्ति होऊंगा जो समुद्री रास्ते से पूरी दुनिया को चक्कर लगाऊंगा। पहले ये काम कैप्टन जेम्स कुक ने किया था। मैं 37 ईयर्स का एक ओल्ड बिजनेसमैन हूं। मेरा सपना था कि मैं पूरी दुनिया का एक दिन चक्कर लगाऊं, और इस वजह से मैं बहुत बड़ी तैयारी कर रहा था। जो मैं तैयारी कर रहा था वो 16 साल से, 16 ईयर्स से मैं ये तैयारी कर रहा था। और मैं एक बोट बना रहा था। मेरे बोट का नाम था वेव वॉकर, मैंने रखा था वेव वॉकर, जो 23 मीटर लंबा था और 30 टन यानी 30 टन हल्की लकड़ी से ये बनाया गया था। और इसको जो हमने बनाया था वो प्रोफेशनली बिल्ड किया था, यानी कि एक व्यावसायिक तरीके से हमने इसका ढांचा को तैयार किया था। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, सैकड़ों बार जो है हमने इसे समुद्र में ले जाकर तूफानों से टकरा के और अन्य तरह के मुसीबतों का सामना करके बार बार प्रैक्टिस किया था। और अब मुझे पूरा यकीन हो गया था कि किसी भी हालत में वेव वॉकर किसी भी खतरे से निपट सकता है, किसी भी हालत में वेव वॉकर नहीं डूबेगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास था। और सबसे पहले जो मेरी पहली यात्रा होगी, फर्स्ट लेग, वो होगी 1,05,000 किलोमीटर की यात्रा होगी। और मैं ये चाहता हूं कि सबसे पहले अफ्रीका के केप टाउन पहुंचना चाहता हूं। वहां पर थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हम अपने यात्रा को फिर आगे बढ़ाएंगे। तो यानी कि पहली पड़ाव में हमारी यात्रा होगी 1,05,000 किलोमीटर की। और इस पूरे मिशन में हमें 2 और मेरे साथी साथ देंगे। एक है अमेरिकन लैरी विजिल और दूसरा है स्विस हर्ब सिगलर। यानी कि लैरी और हर्ब मुझे इस यात्रा में साथ देने वाले हैं, अर्थात वो क्रू मेंबर बनेंगे। दोनों ही बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं, समुद्री तूफानों का ज्ञाता है। वो जानते हैं समुद्र में कैसे सामना किया जाता है, इसलिए हमने लैरी और विजिल को भी साथ लिया। टोटल वेव वॉकर पर अगर देखा जाए तो वेव वॉकर पर टोटल मेंबर हो गए यहाँ 6, यानी कि मैं, मेरी पत्नी मैरी, बेटी सुजैन
और बेटा जोनाथन और 2 हमारे हेल्पर साथी जो लैरी और विजिल हैं। हमने यात्रा शुरू कर दिया और जब हम केप टाउन की तरफ बढ़ रहे थे तो आवर सेकेंड डे केप टाउन से आने के बाद अब हम यात्रा केप टाउन यानी कि पहुंच चुके थे। केप टाउन के बाद जो हम यात्रा शुरू किए तो ये सेकेंड डे था। सेकेंड डे को ही हमने देखा केप टाउन के बाद बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग गेल्स यानी कि बड़े बड़े समुद्री लहरों का हमें सामना करना पड़ रहा था। और ये समुद्री लहर 1-2 दिन तक नहीं रहा। केप टाउन से यात्रा के सेकेंड डे बाद पूरे 1 वीक 2 वीक तक इस स्ट्रॉन्ग गेल्स का हम सामना करते रहे। और ये तो कभी कभी ये लहरें इतनी खतरनाक हो जाती थी कि 15 मीटर 15 मीटर तक ये लहरें उठ जाती थी। दिसंबर 25 आ गया। दिसंबर 25 को हम अब केप टाउन से 35 किलोमीटर दूर ईस्ट में थे और समुद्र में थे। और आज हम लोगों जानते थे कि 25 दिसंबर है, क्रिसमस डे है, इसलिए हमने वेव वॉकर के डेक पर गए। डेक आप लोग समझते हो, डेक जो शिप्स का जो प्लेटफॉर्म होता है, खुला भाग होता है आंगन जैसे, उसको डेक कहते हैं। हम डेक पर आए, वहाँ क्रिसमस ट्री को हमने सजाया और क्रिसमस मनाया। अब हम जानते थे कि न्यू ईयर्स भी आएगा और नए साल भी हम मनाएंगे एट डाउन। और जब नया साल आया तो हमने न्यू ईयर भी सेलिब्रेट कर लिया। और न्यू ईयर सेलिब्रेट करने तक सब कुछ ठीक था, बढ़िया था एट डाउन ऑन जनवरी 2। लेकिन जब हमने देखा कि जनवरी 2 के सुबह सुबह द वेव वर जाइगैनेटिक, जो लहरें थी वो दैत्याकार हो रही थी, जाइगैनेटिक हो रही थी। वी वर सेलिंग विद ओनली ए स्मॉल स्टॉर्म जिव एंड देयर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स। हम एक छोटे से त्रिपाल डाल करके और लहर के साथ ही यात्रा कर रहे थे और जहाज को हम सिर्फ 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला रहे थे, क्योंकि हम तेज अगर चलाएंगे तो किसी भी हालत में ये लहरें हमारे वेव वॉकर को पलटा कर देगा। यही वजह है कि हम 8 नॉट्स, शिप्स के जो स्पीड को काउंट किया जाता है उसको नॉट कहते हैं, तो 8 नॉट्स पर हम चला रहे थे। आगे हम बढ़ते रहे, लगभग मुसीबत पर मुसीबत आते जा रही थी। द फर्स्ट इंडिकेशन, जो पहला मुसीबत का संकेत था, वो 6 PM पर आया। 6 PM पर अचानक सा एक ओमनियस साइलेंस भर गया। ओमनियस साइलेंस का मतलब होता है बिल्कुल गहरी शांति भर गई। विंड ड्रॉप्ड, हवा भी रुक गई एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रीव डार्क। और जो आसमान था ना वो अचानक सा डार्क और अंधेरा हो गया। देन केम अ ग्रोइंग रोर, और उसके बाद एक मतलब दहाड़ की आवाज आई। एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टावर्ड आफ्टर द शिप, और हमने देखा कि हमारे शिप के ऊपर बहुत बड़ा बादल आकर इकट्ठा हो गया है। विद हॉरर, डर के मारे, आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड। मुझे तुरंत इस बात का एहसास हुआ कि ये क्लाउड नहीं है, ये क्लाउड नहीं है, बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन। ये एक ऐसी तरंगे हैं, एक ऐसी लहर है जो हमें बादल के रूप में दिखाई पड़ रहा है, और ये बादल नहीं है। और तभी मेरा ध्यान गया कि अगर ये लहर हमारे शिप्स वेव वॉकर के डेक पर गिरा तो डेक तो चकनाचूर हो जाएगा, स्मैश हो जाएगा। द रोर इंक्रीज्ड, दहाड़ जो थी वो और बढ़ी, और वो दहाड़ थंडर में बदल गया, यानी कि बादलों की जो गरज होती है ना इतनी, और वो आवाज इतनी स्टर्न था, यानी कि इतनी सख्त थी कि उसके मतलब आवाज से ही हमारे दिल की धड़कनें बंद होने के लिए तैयार था। और अचानक सा हमारे डेक पर में वही बड़ा सा जो लहर था जिसे हम बादल समझ रहे थे वो धड़ाम से गिरा। हमारा तुरंत वेव वॉकर पलट गया, डेक चकनाचूर हो गया, सीधे हमारा वेव वॉकर जो था वो कैप्साइज में हो गया। कैप्साइज यानी कि ऐसे होता है, ऐसे पलट गया। और अब हम लोग समझ गए कि हम लोग अब मर जाएंगे, यानी कि आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ।
मेरी आ रही मृत्यु को मैंने स्वीकार कर लिया। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, और मेरी चेतना भी धीरे धीरे जा रही थी। आई फील्ड क्वाइट पीसफुल, और अब हमारी सांसें बंद होने की थी और ऐसा लग रहा था, अनुभव हो रहा था जैसे मैं एक गहरी शांति की ओर जा रहा हूं अनएक्सपेक्टेडली। लेकिन जो आशा नहीं थी वो हुआ। क्या हुआ? माई हेड पोप्ड आउट ऑफ द वाटर। हम नहीं सोच रहे थे कि पानी से हम निकल पाएंगे, क्योंकि हमारा जहाज पलटी मार गया था। हम सब पानी के अंदर डूबे हुए थे, और डूबने के बाद अब हमें मृत्यु के हम इंतजार कर रहे थे। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली ये काम हुआ कि अचानक सा मेरा सिर पानी के बाहर आया। जब मैं पानी के बाहर आकर 2-4 मीटर तैरा तो मैंने वेव वॉकर को देखा। वेव वॉकर तो बिल्कुल कैप्साइज होकर पड़ा हुआ है। उसी वक्त हमें मेरी पत्नी मैरी दिखी। मैरी को जब देखा तो मैरी ने कहा, हम लोग डूब रहे हैं, वी आर सिंकिंग, डू समथिंग, हम लोग डूब रहे हैं, कुछ तो करो। मैंने उसकी तरफ एक जो गोल ट्यूब नहीं होता है जो हवा से भरी होती है, वो ट्यूब को हमने उसकी तरफ फेंका, मैरी की तरफ। कहा तुम, मैंने बोला, चीख करके बोला, पहले इस ट्यूब को पकड़ो, हम कुछ ना कुछ करेंगे जरूर। और सबसे पहले हमने क्या किया कि हमारे रिब्स, एक हमारे जो छाती का था वो एक रिब्स टूट गया था, और छाती की एक हड्डी टूटने से जो दर्द थी वो हम सब समझ रहे थे, वो दर्द भी था। लेकिन समहाउ कैसे भी करके हमें कुछ न कुछ तो करना था, और इसीलिए हम अब सोचने लगे कि करें क्या। लेकिन करते क्या? चारों तरफ वाटर वाटर वाटर, और कुछ दिखाई ही नहीं पड़ रहा था। लेकिन फिर भी हमने देखा कि हमारे डेक जो है वो तो स्मैश हो गया है, हम क्या करेंगे। लेकिन फिर भी हमने ये सोचा कि इसको अगर हम रस्सियों को तानना, खींचना शुरू करें, और अगर एक तिरपाल किसी तरह डाल दें तो ऐसे में ये हमारा वेव वॉकर सीधा हो जाएगा, और सीधा होने के बाद सोचेंगे। लेकिन तब तक मुझे याद आया अपने बेटा जोनाथन और बेटी सुजैन की, क्योंकि हम लोगों ने दोनों बच्चे को खतरा आने से पहले ही हमने उसे केबिन में रख दिया था। हमने वेव वॉकर जब बनाया था तो उसमें 2 केबिन बनाया था। 2 केबिन ऐसे बनाया था कि अगर पूरा जहाज स्मैश हो जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए, तब भी उस 2 केबिन को कुछ नहीं बिगड़ेगा। और उस 2 केबिन में हमने उतने सारे सामान रखे हुए थे कि हम 1 हफ्ता उसमें जी सकते हैं, 1 वीक हम उसमें जिंदा रह सकते हैं, पानी के अंदर रहें या बाहर रहें। फिर हम रेडियो पर संदेश भेज सकते थे, और 1 हफ्ते के अंदर हमारे लिए मदद पहुंच जाएगा। मदद के लिए हमने केप टाउन, लंदन, सब जगह पर लोगों को पता था। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं जो समुद्र में रक्षा का काम करते हैं, सबके पास इस बात की सूचना थी कि मैं यात्रा कर रहा हूं, और वो सब 24 घंटे अलर्ट रहते थे कि रेडियो पर जो ही मैसेज आएगा कि हमारी मदद के लिए वो लोग आना शुरू कर देंगे और चल देंगे वहां से। तो इसलिए हमने ऐसा कैबिन बनाया था कि वहां पर हम 1 हफ्ता किसी तरह जिंदा रह सकते हैं। कुछ भी हो, लहर के कारण, रस्सी को थोड़ा सा टाइट करने के कारण हमारा जो वेव वॉकर था वो कैप्साइज, पलटी जो था, यानी कि पलट रखा था, वो फिर से चित्त हो गया और वो पानी के ऊपर आ गया। पानी के ऊपर आने के बाद सबसे पहले हम दौड़कर कैबिन में गए। अब हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि कैबिन में भी पानी भर सकता है, क्योंकि कैबिन को इतनी सील्ड तरीके से बनाया गया था कि अगर पूरा जहाज टूट जाए तो भी ये दोनों कैबिन जो है वो गेंद की तरह पानी के अंदर फुटबॉल की तरह घूमता रहेगा। लेकिन उसमें कहां से लीकेज आई कि पानी भर रहा था। वहां पर हमारी बेटा जोनाथन और सुजैन भी थे, और लैरी और हर्ब दोनों पागलों की तरह केबिन में से पानी बाल्टी बाल्टी निकाल रहे थे। हमने उसे कहा मोटर था, मोटर क्या हुआ? कहता सर एक मोटर था, वो मोटर खराब हो गया। फिर मुझे ध्यान आया स्टोर रूम में जाते दूसरे केबिन में, वहां पर मैंने एक एक्स्ट्रा यानी कि एक स्टैंड बाय में रखा हुआ था,
तो स्टैंड बाय में रखे हुए मैंने मोटर को लाया, वो मोटर चल गया। वो मोटर को चलने से अब कैबिन में पानी कम होने लगा, थोड़ी सी राहत मिली। तभी हमने देखा कि हमारी बेटी सुजैन जो थी उसके यहाँ पर में फोरहेड पर में कट लगा हुआ था, और समुद्र के जो खारा पानी होता है उस खारे पानी के कारण वो बड़ी ही अलार्मिंगली वो सूजन हो रही थी, और फोरहेड वॉज अलार्मिंगली स्वेलिंग, वो बहुत ही तेजी से सूज रहा था। मुझे बहुत ही, हमने उसको थोड़ा पट्टी किया, लेकिन मेरी बेटी ने, सुजैन ने कहा कि आप पापा चिंता मत करो, आप तो पूरी कोशिश कर रहे हो ना हमें बचाने की। जब पापा पूरी कोशिश कर रहे हैं हमें बचाने की तो हमें कोई डर नहीं लग रहा है, आपको जो भी करना है करो। बेटा उधर से 6 साल का जोनेथन आया और वो ये लाइन दिया, उसने लाइन दिया, पापा वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी आर ऑल बी टूगेदर। पापा हम मरने से नहीं डरते हैं क्योंकि हम सब एक साथ हैं। अगर मरेंगे तो एक साथ, जिएंगे तो एक साथ, इसलिए पापा हमें डर नहीं लगता। जब मैंने ये लाइन सुना, मेरे अंदर पता नहीं भगवान ने दिया हो, गॉड ने दिया हो, आई फील अ ग्रेट एनर्जी इन आवर बॉडी, और अब आई वॉज रेडी टू डू समथिंग। और मैंने सब कुछ, अब मेरे जो पसली एक टूटा हुआ था छाती का, उसका भी अब मेरा डर खत्म हो गया, वो भी दर्द नहीं कर रहा था। मैंने सबसे पहले तारपीन का ऑयल लाया था, कुछ मोम लाए थे, और हथौड़ा उठाया, और हैरी और क्या कहते हैं लैरी और हर्ब दोनों को कहा चलो। हमने हथौड़ा उठाया, हथियार उठाया, और सबसे पहले हमने ये किया कि सबसे पहले हम डेक को क्या करेंगे, रिपेयर करेंगे। जहाँ जहाँ हो सकता था छेद था उसमें हम तारपीन डाल करके या अन्य चीज़ें डालकर उसे जाम कर रहे थे जगह जगह। और मैं एक कारपेंटर भी रह चुका था, तो कारपेंटर होने के नाते हम किसी भी लकड़ी के काम को अच्छे से कर सकते थे, और जितनी भी छेद था, जितनी भी दरारें थी, उन सब को मैंने भरना शुरू कर दिया, और इस तरीके से हमने डेक को सुरक्षित कर लिया। अब तूफान भी कम हो गया था, अब किसी भी तरह का कोई तूफान नहीं था। अब हमने ऊपर तिरपाल डाल दिया, तारपाउलिन डाल दिया, शेल डाल दिया। शेल डाल करके अब हम सोचा कि अब हम अपने इसको नहीं चलाएंगे इंजन को, अभी हवा के साथ ही थोड़ी दूर चलेंगे, हवा मुझे जिधर भी ले जाए, हवा जिधर भी ले जाएगा। इस बीच में जब हमारा डेक थोड़ा सुरक्षित हो गया, और सबसे बड़ी बात कि इस घटना के 15 घंटे बीत चुके थे, इस घटना के 15 घंटे बीत चुके थे, एंड वी ऑल आर अलाइव, और हम सब जीवित हैं। ये बात से हमें बहुत ही खुशी थी। इन 15 आवर में हमें कुछ खाने को पका हुआ नहीं मिला था, हमें कुछ क्या कहते हैं उसको, पिग का मीट था या बिस्किट था, और वो भी कच्चा मीट था, हम उसी को खाकर जिंदा थे। अगले जनवरी 4 आ गया। जनवरी 4 आने पर पूरे 36 आवर बीत चुके थे उस भयानक संकट को आते हुए। संकट को जो आया था उसका 36 आवर बीत चुके, और सबसे खुशी की बात थी कि अभी भी हम लोग जिंदा थे। आगे जो है वो हमने कंटिन्यूअस 36 घंटे से पंपिंग भी कर रहे थे, केबिन से पानी भी निकाल रहे थे। जो ही भरता था तो फिर 2 घंटे लगकर हम उस पानी को निकाल लिया करते थे, बाल्टी से भी निकालते थे, पंपिंग भी करते थे। और इस वक्त अब हम अगर देखें तो अपने रेडियो पर में मैसेज भेज दिए थे और भेजना शुरू किया था, लेकिन रेडियो हमारा काम करना अभी बंद कर दिया था, रेडियो काम नहीं कर रहा था, कंपास भी काम नहीं कर रहा था। अब हमारे पास एक ही रास्ता था, और वो था कि मैं गया और चार्ट रूम से मैप उठा कर लाया, और मैप उठाकर लाने के बाद सबसे पहले मैंने ये सोचा कि अगल बगल में सबसे नज़दीक कौन सा आइलैंड है। अगर अगल बगल में कोई भी नज़दीक में जो आइलैंड है, अगर हम उस पर उतर लें तो हमें थोड़ा आराम करने का मौका मिल जाएगा, और कैबिन को और जहाज के डेक को
और भी मरम्मत हम कर सकते हैं, क्योंकि कैबिन से पानी निकालते निकालते हम लोग काफ़ी थके हुए थे और 36 आवर से ही वो बिस्किट कच्चा मीट खाकर ये सब जी रहे थे। अब हमने सबसे पहले मैप लाया, मैप पर में कंपास लिया, सब कुछ लिया और उसको बार बार रिकैलकुलेटिंग कर रहा था कि कहीं से कोई मेरी गलती ना हो। मैं आई चेक्ड एंड रीचेक्ड, लिखा हुआ है आई चेक्ड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशन, वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास। हालांकि हम अपना मेन कंपास जो सही सही दिशा बताता वो खो चुके थे। कंपास का काम क्या है? समुद्र में दिशा बताना, ईस्ट कौन है वेस्ट कौन है, डायरेक्शन को बताना, वो इनका खो गया था। आई वॉज यूजिंग स्पीयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड। अब मेरे पास जो एक कंपास था वो करेक्ट नहीं दिखाता था, लेकिन फिर भी हमने उसे, वो मैग्नेटिक कंपास था, तो मैग्नेटिक कंपास बिल्कुल आपको करेक्ट नहीं दिखाता है, लेकिन यही वजह था कि हम बार बार रिकैलकुलेशन कर रहे थे कि यह आइलैंड है कहाँ पर। जब हम कैलकुलेशन किए तो हमको पता चला कि अभी हम जो हैं वो इंडियन ओशियन में हैं, हिंद महासागर में हैं, हिंद महासागर में हैं। अभी 2 बज रहे हैं, 2 बजे अगर मैं अपने वेव वॉकर को 185 डिग्री पर में, 185 डिग्री के कोने पर, एंगल पर अगर हम अपने जहाज को मोड़ दें तो सबसे जो पास वाला आइलैंड है वो लगभग 5 बजे आ जाएगा। 5 PM पर, शाम को 5 PM वो आइलैंड आ जाएगा, जहां हम उतरकर थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं और अपने वेव वॉकर की रिपेयर के लिए कुछ सोच सकते हैं। और फिर बार बार जो है हम अपने रेडियो पर में मैसेज देने की कोशिश कर ही रहे थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि हम रेडियो पर मैसेज पहुंचाने में सफल हो गए थे, ये सबसे खुशी की बात थी। यानी कि अब हमारे लिए मदद जो है वो चल चुकी होगी, आ रही होगी। कुछ भी हो, 2 बजे हमने 185 डिग्री पर वेव वॉकर को मोड़ दिया, वो चल रहे थे और मैं खुद ही चला रहा था, क्योंकि मैं इस वक्त जो है लैरी और हर्ब को कहा था कि तुम और काम देखो, मुझे यही काम करना है और मुझे उस आइलैंड तक पहुंचना है। कोई बात नहीं, मैं जहाज का स्टीयरिंग पर पकड़े पकड़े मुझे कब नींद आ गई हमें पता ही नहीं चला, क्योंकि 2 दिन 3 दिन से न सोना न कुछ, रेगुलर लगातार मेहनत करना, हम इतना थक चुके थे कि स्टीयरिंग पकड़े पकड़े ही हम कब सो गए पता नहीं चला। जब मेरी नींद खुली तो वो कितना टाइम हो रहा था? 6 बजे, 6 PM। मैं तो डर के मारे पागल हो गया कि 6 बजे हम तो आइलैंड से दूर आ गए होंगे और 5 बजे ही आइलैंड को आना होता। लेकिन मैं वहाँ से दौड़कर भागकर जब डेक पर आया तो मैंने देखा हमारा जो वेव वॉकर है वो रुका हुआ है, यानी कि शिप हमारा रुका हुआ है। फिर मैंने जब अपने फैमिली, हर्ब और लैरी को ढूंढा तो वो लोग भी नहीं थे। फिर देखा कि अरे हमारा वेव वॉकर तो इस आइलैंड के समीप आकर रुका हुआ है और सारे के सारे लोग वहां पर उतर चुके थे। कहां पर उतर चुके थे? उस आइलैंड पर उतर चुके थे। लैरी, हर्ब कुछ आग जला करके पका हुआ भोजन, मांस को पका रहे थे और हमने देखा कि अब हम सुरक्षित हैं। और यही नहीं, हमने वहां पर देखा कि 28 लोग और उस आइलैंड पर थे। 28 inhabitants of the island cheered as they helped us ashore। उस 28 inhabitant को भी ये बात सुनकर बड़ी खुशी मिली कि तट की तरफ से हमारी मदद के लिए जहाज चल चुके हैं और यहाँ तक आते ही होंगे। मैं भी डेक पर में आकर सबको देखा, बड़ी सुकून मिला। डेक से मैं भी आइलैंड पर उतरा और अब इंतज़ार था कि हमारे लिए मदद आ जाए। मदद जब आ जाएगा तो एक ही काम करूँगा, मैं वेव वॉकर को लेकर के और फिर समुद्र तट पर जो भी किनारे होगा वहाँ चला जाऊँगा। फिर वहाँ पर प्रोफेशनल लोगों को बुला करके और फिर से हम अपने वेव वॉकर को रिपेयर करेंगे अच्छे से, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। फिर से हम इस समुद्री यात्रा
शुरू करेंगे और पृथ्वी का एक चक्कर जरूर लगाएंगे। तो ये था बच्चों आप लोगों के लिए लेसन 2 हॉर्नबिल का, जिसका नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी ऑल आर बी टूगेदर। अगर हम सब लोग एक साथ हैं तो हम मरने से नहीं डरते। अब आप लोग क्या करना, स्टोरी को आप बार बार रिकॉर्डेड है आप देख सकते हो, और क्वेश्चन आंसर जो आपका है एक्सरसाइज में वो तो आपको करना ही है। बीच से जितना क्वेश्चन आंसर आप निकालोगे वो आपको जीनियस बनाएगा, इंटेलिजेंट बनाएगा। सो दिस इज ऑल ऑफ योर ड्यूटी दैट यू हैव टू गो टू स्टडी between the chapter and get some 20 or 30 questions extra, and those questions will be very good and important for your exam. तो और आपको एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन तो बच्चों करना ही है। और दूसरी बात, ये आपको स्टोरी कैसी लगी ये हमें बताना और कमेंट भी करना, लाइक भी करना। थैंक यू, धन्यवाद।